नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद विंदेश में। तो हम लोग आज देखेंगे संविधान में पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 2 होगा संविधान का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। वो सबसे पहले हमने 2 पार्ट बताए थे कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमने बताया था और एक बताया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे विकास हुआ भारत के संवैधानिक। तो ये चीज हम समझेंगे, जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कैसे आई, उस समय ब्रिटिश के शासक कौन थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी बातें जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितनी बातें लेंगे आज वही लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी फर्जी बातें नहीं है, केवल वही होगा कि जो काम की बात है वही बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, लगातार हमारे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो ये चीज सभी चल रहा है लगातार, तो ये देख ही रहे हैं आप लोग। तो चलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले भारत के संवैधानिक जो विकास हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है। तो ये सबसे पहले इसके तहत एक एक्ट आया था जिसका नाम था, पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे जो आया था 1773 में। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया, 1773 में, कैसे आया, कौन लाया, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, कैसे ये रेगुलेटिंग एक्ट बना, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इस समय 1773 में एक एक्ट पारित होने वाला था। उस समय जब एक्ट ये पारित होने वाला था, उस समय ब्रिटिश के जो शासक थे, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे यानी पीएम थे, उस समय लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। लॉर्ड नॉर्थ ये थे, इन्होंने एक समिति थी जिसका नाम था गोपनीय समिति। ये गोपनीय समिति क्या करती है, ये 1773 में क्या करती है, एक एक्ट लागू करती है। तो ये क्या करते हैं, लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश के पीएम थे उस समय, ये क्या करते, इसी के सिफारिश से, यानी लॉर्ड नॉर्थ के सिफारिश से गोपनीयता समिति क्या करती है, गोपनीय समिति ये कर देती है, जो 1773 में एक एक्ट आने वाला था उसका नाम दे देती है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे था, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया। तो उस समय लॉर्ड नॉर्थ जो यहाँ के ब्रिटिश के पीएम थे, वो क्या करते हैं, गोपनीय समिति की सिफारिश पर इस जो 1773 में एक्ट आने वाला था उसका नाम दिला दिए थे रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखेंगे कि इसमें 1773 में क्या क्या बातें होती हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो 1773 में सबसे पहला पॉइंट क्या किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है, गवर्नर, ये गवर्नर पद को बढ़ा दिया जाता है। इसको कहा जाने लगा था बंगाल का गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये 1773 की ही बात है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय जो बंगाल का गवर्नर जिसको कहा जाता था, उसके पद में एक नाम जोड़ दिया गया, यानी जनरल पीछे लगाया जाने लगा। ये कब की बात है, तो 1773 में। एकदम याद कर लेना, ये सभी पॉइंट जितने भी हम पढ़ाएंगे, अब जितने भी पॉइंट पढ़ाएंगे वो सारे पॉइंट केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो ये चीज छोड़ना नहीं है, सभी चीज याद कर लेना है और वीडियो अंत तक देखा करो, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लो। आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या हुआ था, यहाँ पे एक काम किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ, जनरल जो बना था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो आपको याद कर लेना है, जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हुआ, क्योंकि पहले तो इसका नाम बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। अब बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ वो पहला कौन हुआ, तो पहले जो हुए थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आपको याद कर लेना है। अगला पॉइंट इसी में अगर हम देखें तो क्या हुआ था 1773 में, जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसके जो अधीन मद्रास प्लस मुंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी पूछे गए क्वेश्चन और जितनी भी बात आज बताएंगे सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद संविधान तो सभी को आना ही चाहिए। तो ये चीजें देखो धीरे धीरे कैसे क्रम बढ़ा, कैसे भारत के संविधान का विकास हुआ, कैसे संविधान तैयार हुआ, निर्माण हुआ, तो ये चीज सभी इसी से बनते जुलते चले जाएंगे आप। अब सबसे पहले 1773 में हमने देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो उस समय लॉर्ड नाथ ब्रिटिश के पीएम होते थे, वो गोपनीय समिति की सिफारिश से इस एक्ट को क्या कर दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दे दिया था। दूसरी बात, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। दूसरी बात आगे देखेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। अगले पॉइंट देखेंगे हम क्या क्या हुआ। अगला 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये याद रखना कि जब कलकत्ता में 1774 में क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें क्या क्या किया गया ये बातें याद कर लो। इसमें क्या होता था, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, न्यायाधीश होता था, और जो 3 होते थे अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ये चीज याद कर लेना कि कलकत्ता में जो 1774 में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके क्या नाम है ये भी पूछा जाता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे थे। तो इनको हम याद कर लेंगे। इम्पे करके थे जो मुख्य न्यायाधीश हुए थे उस समय, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुए थे। आगे हम बात करेंगे 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे। तो चैम्बर्स, लेमिस्टर और एक नाम था हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश हुए थे उस समय। तो ये एकदम रट लेने वाली बातें हैं कि कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में हुई, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, 3 अन्य न्यायाधीश हुए थे और जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 जो अन्य थे वो चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड थे। ये आपको याद कर लेना।
तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो अब क्या होगा, ये बातें थी 1774 में होने वाली कि क्या क्या बातें हुई, ये सारी बातें देख चुके हैं। अब इसके आगे अगला एक्ट आएगा जो 1773 के बाद का एक्ट आया था, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो आया था 1784 में। इसमें क्या क्या होते हैं चीजें, ये चीजें जानेंगे, तो देखते रहिए, बोर नहीं होना है। देखो ये सभी आपके लिए ही है। अब इंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो रही है, हंसी मजाक भी होंगे क्लास में। अब कल या एक दो दिन में बड़ा बोर्ड आएगा और उसी को सेटअप लगाया जाएगा, तो वहीं अब देखा जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा कैमरा और थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और थोड़ा ये नजदीक है तो थोड़ा कम समझ में आता होगा। तो बोर्ड की व्यवस्था हो रही। दूसरी बात, इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी, हंसी मजाक भी होंगे, छोटे छोटे पार्ट आएंगे जो मोटिवेशन के भी होंगे, मस्ती भी होगी। तो ये सारी चीजें चलेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते रहिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। यहाँ हुआ क्या था? हुआ ये था कि इस समय दो काम हुए थे। एक तो बोर्ड, एक क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके अंतर्गत क्या आता है अभी बता रहे हैं। दूसरा आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का गठन किया गया। इसके अंतर्गत आते थे व्यापारिक, इसके अंतर आते थे राजनैतिक। व्यापारिक अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राजनैतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद कर लेना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ऐसे कि बताओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस व्यवस्था को लागू करता था, यानी किस चीज की देखरेख में रहता था। तो राजनैतिक, वहां ऑप्शन दे देगा, आप राजनैतिक के बदले व्यापारिक ही कराए। तो ये चीज समझना कि व्यापारिक मामले को जो देखता था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, जो राजनैतिक मामला देखा जाता था वो राजनैतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे। यह चीज आपको याद कर लेना। इसी के आगे हुआ क्या था, 1786 में एक काम हुआ था। काम क्या हुआ था, जो अपना गवर्नर जनरल होता था, जनरल होता था, इसकी थोड़ी सी शक्तियां बढ़ा दी गई थी। शक्तियां क्या बढ़ाई गई थी, तो जो प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। इसको प्रधान सेनापति की क्या की गई, शक्तियां प्रदान की गई थी। किसको, जो गवर्नर जनरल होता था। कब प्राप्त की गई इसको, तो 1786। तो ये चीज एकदम रट लेना है, क्या क्या बातें यहाँ पर हुई। तो बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, याद करते चले जाना है। आगे हम लोग देखेंगे अगला चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793, क्या क्या बातें हुई ये चीज समझे। तो 1793 आया, यहां पर चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था। अब इसके बारे में देखेंगे। तो चार्टर एक्ट में क्या क्या काम हुए थे इसके बारे में समझेंगे। चार्टर एक्ट में हुआ क्या था, इसमें जो व्यापारिक अधिकार थे कंपनी को, उनको 20 वर्ष के बढ़ा दिया गया। तो व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया था, तो 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ये बात आपको रट जानी चाहिए। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो नियंत्रक मंडल होता था,
इसको वेतन देने का प्रावधान किया गया। और कहां से देने का प्रावधान किया गया? भारतीय राजस्व से। कहा गया था कि जो नियंत्रक मंडल है उसको वेतन कहां से दिया जाएगा, तो वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। तो ये बात आपको याद कर लेना है, कंठस्थ हो जाए कि ऐसी ऐसी बातें कब कही गई थी, 1793 में, कि व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और जो नियंत्रक मंडल होता था उसको वेतन देने का प्रावधान भारतीय राजस्व से कर दिया गया था। ये बात याद हो गई होगी। चलिए आगे देखते, थोड़ी थोड़ी बातें हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना कैसे बढ़ रहा अपना संविधान, कैसे संवैधानिक विकास हो रहा है, इन्हीं से धीरे धीरे काम चलता जा रहा है। आगे अगला चार्टर एक्ट आया 1813, ये चार्टर एक्ट आया। अब यहाँ पर क्या क्या काम किए गए? यहाँ पर जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। तो जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, उनको क्या किया गया? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया। ये याद कर लेना। 1773 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1773 में 20 जोड़ोगे तो 93 में 20 जोड़ोगे, 1793 में व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और 1813 में यानी 1793 में 20 वर्ष जोड़ोगे तो आएगा 1813। फिर एक्ट लागू किया गया और कहा गया कि अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। और जब व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद किया ये गया कि जो व्यापारिक अधिकार को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब अधिकार पत्र क्या है? अधिकार पत्र का मतलब ये है कि कंपनी अब 20 वर्ष के लिए और यहीं पर काम करेगी, जहां पर भारत पर थी वहीं पर 20 वर्ष के लिए, यानी कलकत्ता या बंगाल में अभी 20 वर्ष तक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में काम करेगी, ये कह दिया गया। लेकिन उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो व्यापारिक अधिकार को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हुआ क्या था? जो चाय का व्यापारिक अधिकार था, चाय का, तो वो चाय जो होती थी वो चीन से उसका व्यापारिक अधिकार हुआ था, व्यापारिक अधिकार था। तो चीन के व्यापारिक अधिकार को खुला रखा गया था। व्यापारिक अधिकार खुले, तो ये याद कर लेना। चीन का एकाधिकार बना रहा है, व्यापारिक अधिकार जो बना रहा था, क्योंकि ये चीन में से चाय का व्यापारिक अधिकार हो रहा था। उस समय इसको हटाया नहीं गया, ये चालू था। बाकी सब व्यापारिक अधिकार को हटा लिए गए थे। कब? 1813 के चार्टर एक्ट में। और क्या किया? अधिकार पत्र यानी कंपनी को 20 वर्ष के लिए और कह दिया गया कि अब और आगे काम करेगी, ये चीज कह दिया गया। अच्छा, अब आगे क्या किया गया? यहीं पर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये था कि जो कंपनी थी वो भारतीय शिक्षा, ये भारतीय लोगों की शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को, उसके लिए 1 लाख रुपए हर वर्ष कंपनी देगी, ऐसा प्रावधान लागू किया गया। कब? 1813 में, कि हर वर्ष जो भारतीय लोग हैं उनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए कंपनी देगी हर वर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये बात कब कही गई? तो 1813 में। और बाकी बात यहाँ क्या किया गया? यहाँ पर एक काम किया गया था। अब जब व्यापारिक अधिकार को हटा दिया गया था तो कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ था, जो लोग
यहाँ ब्रिटिश के जो लोग थे वो कुछ लोगों से जब हटा दिया गया कुछ जगहों से व्यापारिक अधिकार, तो वहाँ खुली छूट हो गई थी। अब ब्रिटिश लोग आते थे और व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से व्यापार कर रहे थे। दूसरी बात क्या की गई, चीन का जो व्यापारिक अधिकार था, चाय होता था तो चाय वाला पूरा छूट दे दिया चीन का, कि एकाधिकार उनका है, वो बराबर अभी चाय का प्रसार वो अधिकार है कि वो अपना व्यापार करेंगे। आगे क्या, भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए देने लगे। आगे क्या किया गया, अब यहीं पर ईसाई जो लोग थे, ईसाई मिशनरियों को धर्म की प्रसार करने की छूट दे दी गई। भारत में छूट दे दी गई भैया। जो ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, धर्म की प्रचार प्रसार करने की छूट दे दी गई। कब, 1813 के चार्टर एक्ट में। तो ये चीजें आपको याद कर लेना, इतनी बातें हुई थी 1813 में। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितनी भी बातें। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, 1833 में क्या क्या हुआ था चार्टर एक्ट में, अगले तो वहां आएंगे। तो अगला चार्टर एक्ट आया था 1833। अब सबका मजा तो आ ना रही हुई, पढ़ते रहो। लेकिन देखो 1833 में चार्टर एक्ट आया। हर 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट लगता था। पहले 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में। अब इसमें क्या क्या काम हुए ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या किया गया, तो यहाँ पर किया गया था, तो जो भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जनरल कहा जाने लगा। ये चीज याद कर लेना। 1833 का महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनके तैयार हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बनके तैयार हुआ था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। ये एकदम याद कर लेना। दूसरी बात 1833 में बना था। तीसरी बात, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये बात एकदम याद कर लेना। आगे क्या हुआ था, यहाँ पे आगे हुआ ये था जो कि 1834 में क्या किया गया, एक सिविल आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया था। और जब ये विधि आयोग का गठन किया उस समय अध्यक्षता इसकी कौन कर रहे थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। यानी आपको याद कर लेना है कि विधि आयोग का गठन कब किया गया था, 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो लॉर्ड मैकाले कर रहे थे विधि आयोग का की जो अध्यक्षता वो कर रहे थे। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिविल सेवा के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की जो नियुक्ति की जाने लगी उसकी खुला प्रतियोगिता यानी खुली प्रतियोगिता चालू कर दी गई थी, प्रतियोगिता शुरू करवा दी गई थी। तो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में शुरू कर दिया गया। तो ये भी आप याद कर लेना। आगे इसमें क्या हुआ था, तो ये जब खुली प्रतियोगिता यानी सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई तो इसके लिए एक धारा भी लागू हुई। उस धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
धारा क्या थी, इस सिविल सेवा को चालू किया गया तो अब धारा क्या थी, धारा का नाम था धारा 87। धारा 87 लागू की गई। धारा 87 लागू करने का मेन प्रावधान ये था कि भारतीयों के लिए जो ये प्रावधान रखा गया कि धारा 87 उन भारतीयों के लिए क्या क्या काम करेगी। ये देखो, ये धारा 87 जैसे अनुच्छेद 15 है उसी प्रकार से काम करता है। क्या करता है काम, ये कहता था कि जो लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, रूप, इन सभी चीजों से परीक्षा से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब धारा 87 ये कहती थी कि किसी के लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान और रूप को देख करके उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। वो कैसा भी है, अगर योग्य है तो उसको भर्ती सिविल सेवा के लिए कर लिया जाएगा। ये कौन सी धारा, धारा 87 के तहत ये प्रावधान किया गया। जो आगे चल के अभी धारा 87 बदल गया, अनुच्छेद 15 में आप वही देखोगे वही बात कहता है। तो ये कब लागू किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये सभी प्रावधान लागू किए गए थे। आगे अगर देखा जाए थोड़ी सी बात और यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात क्या हुई थी आगे, 1843 में एक काम हुआ था। हुआ क्या था, दास प्रथा को पूरा खत्म कर दिया गया, दास प्रथा को हटा दिया गया। तो याद कर लेना 1843 में क्या किया गया था, इस चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को पूर्ण तरीके से हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया। ये चीज आप याद कर लो। अब यहाँ पर ये कह दिया गया कोई किसी का दास नहीं बनेगा, तो ये चीज हटा दिया गया था। इसके आगे अगला चार्टर एक्ट और लास्ट चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या था। 1853 का जो चार्टर एक्ट करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बातें हुई थी। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, यहाँ क्या किया गया, जो सिविल प्रतियोगिता होती थी, सिविल प्रतियोगिता जो होती थी इसमें योग्यता देख के, पहले क्या होता था, पिताजी अगर हैं आपके कंपनी में सेलेक्ट, उसके बाद वो गए उनके लड़के आते थे, फिर वो गए उनके लड़के आते थे, इस प्रकार से यानी वंशानुगत काम होता था सिविल प्रतियोगिता के लिए। क्या हुआ, तो हुआ क्या था, सिविल प्रतियोगिता के लिए अब क्या किया जाने लगा, अब परीक्षाओं का काम शुरू कर दिया गया कि अब भैया परीक्षा की योग्यता के हिसाब से काम होगा, योग्यता के हिसाब से प्रतियोगिता का काम होगा। अब जो योग्य होगा उसी को भर्ती किया जाएगा। तो प्रतियोगिता जो शुरू हुई थी, अब परीक्षा का काम शुरू हो गया था। कब, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, कि भैया अब सिविल सेवा में कौन सिलेक्ट होगा, वही सिलेक्ट होगा जो परीक्षा को पास करेगा। तो ये काम शुरू कर दिया गया था। तो अगर आप देखो कि भारतीय सिविल सेवक सबसे पहले को बने रहे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला इसमें क्या किया गया था, जो सरकार होती थी, सरकार की सहायता करने के लिए, सहायता या फिर गवर्नर जनरल को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक पद दे दिया गया था, लेफ्टिनेंट का पद शुरू कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद चालू कर दिया गया था। तो ये पूछेगा कब चालू किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद, किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1853 में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद आया था, जो किसके लिए आया था, भारत को सरकार की सहायता करने के लिए या फिर गवर्नर की सहायता करने के लिए, हाथ बटाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद दिया गया था। दूसरी बात, सिविल सेवा को परीक्षा प्रतियोगिता शुरू कर दी गई थी कि अब भैया परीक्षा दोगे, योग्यता के हिसाब से ही आप सिविल सेवा में सिलेक्ट होंगे। और अगर खुली भर्ती या खुली प्रतियोगिता कब चालू की गई थी, तो इसके 20 साल पहले यानी 1833 में वो शुरू की गई थी। तो ये इतना बायोडाटा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। अब इसके बाद हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे वहां पर भारत का आगे विकास होता गया। तो इस पार्ट में इतना ही था। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कि एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही बातें बताई जाएंगी।
तो चलिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।